हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम दीपक तिवारी है और आप देख रहे हैं ज्ञानदीप की वन शॉट वीडियो सीरीज़ में। आज जिस चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है मुद्रा यानी कि मनी। और स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर आप हिंदी में भी बताएं, इस चीज़ को एक्सप्लेन करें इस चैप्टर को, तो इसलिए हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे इस चैप्टर को वो हिंदी में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले हम बात करते हैं मनी यानी मुद्रा। देखो मुद्रा होती क्या है, सबसे पहले आपको जानना चाहिए मुद्रा। देखो जैसा कि आप जानते हो कि मनी यानी मुद्रा का से अभिप्राय वस्तु के मूल्य के मापक, विनिमय के माध्यम तथा संचय के स्रोत से है। बेसिकली मुद्रा को हम 3 कामों के लिए प्रयोग करते हैं। विनिमय का माध्यम यानी कोई भी सामान खरीदना या बेचना है तब आप मुद्रा का प्रयोग करते हैं डेली बेसिस पे। नंबर 2, विनिमय का माध्यम के बाद नेक्स्ट है मूल्य का मापक। कोई भी सामान क्रय या विक्रय किया जाता है तो उसकी गणना किस में की जाती है, मुद्रा में की जाती है। नंबर 3, मूल्य का संचय। आपको पता है भविष्य अनिश्चित है, क्या हो किसी को कुछ पता नहीं है, तो अपने फ्यूचर को सिक्योर रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मुद्रा का संचय करते हैं। तो इन्हीं 3 चीज़ों से मिलके आपकी मुद्रा की डेफिनेशन बनती है। अब हम बात करते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। देखो वस्तु विनिमय प्रणाली है क्या? वस्तु विनिमय प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें वस्तु का विनिमय वस्तु से किया जाता है, अर्थात वस्तु का लेन देन वस्तु से किया जाता है। आज आप जानते हैं कि मुद्रा चलन में है, हर काम के लिए हमें मुद्रा ही प्रयोग में लानी होती है। लेकिन आज से बहुत वर्ष पहले अगर हम चले जाएं तो क्या उस समय मुद्रा चलन में थी? मुद्रा को तो कोई नहीं जानता था, मुद्रा उतनी ज़्यादा प्रचलित नहीं थी। तो उस समय क्या होता था, वस्तु से वस्तु का विनिमय होता था और इसी प्रणाली को हम क्या बोलते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली। ध्यान रखिएगा वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ बहुत थी, इसीलिए उस कल्चर को चेंज करके हम लोग मनी में हमने ज़्यादा उसको तवज्जो दिया और मनी में आज हम लोग लेन देन करने लगे। तो उसकी कठिनाइयों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली कठिनाई है आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग में कठिनाई। इससे अभिप्राय ये होता है कि यदि 2 पक्षों के बीच में लेन देन हो रहा है और अगर ये अनिवार्य नहीं है कि दोनों पक्ष एक समान संतुष्ट हों, क्योंकि हो सकता है कि ए के द्वारा जब बी को कोई वस्तु दी गई तो वो ज़्यादा उपयोगी थी, जबकि बी से जो प्राप्त होने वाली वस्तु है ए को वो कम उपयोगी है। तो दोनों का सेटिस्फेक्शन लेवल अंतर हो सकता है, यानी कम या ज़्यादा हो सकता है। तो ये पहली समस्या है। नंबर 2, मूल्य की एक समान इकाई का अभाव। ध्यान रखिएगा जब 2 लोगों के बीच में लेन देन होता है वस्तु से वस्तु का, तो ये भी अनिवार्य नहीं है कि दोनों वस्तुओं का मूल्य एक समान हो। ये एक अगली समस्या है, जबकि मुद्रा में ऐसा नहीं होता है। ठीक है। नंबर 3, मूल्य के संचय में कठिनाई। आपको पता है आज हम पैसे का संचय बहुत अधिक मात्रा में कर सकते हैं, क्या वस्तु का संचय कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसका कारण ये है वस्तु स्थान घेरती है और नंबर 2 उसके खराब होने की संभावनाएं भी होती हैं। तो इसलिए ये अगली कठिनाई है, आपको जाननी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं भविष्य में किए जाने वाले भुगतान या ठेके के भुगतानों में कठिनाई। आपको पता है मुद्रा का हम आसानी से टुकड़ों में पार्ट पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन क्या वस्तु का भविष्य में टुकड़ों में भुगतान कर पाना संभव है? नहीं है संभव। क्यों? क्योंकि ये बहुत जटिल होता है और ये उतना सरल नहीं है जितना हम सोचते हैं। तो ये एक अगली समस्या है, आपको जानना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुद्रा के रूप। यहाँ पे हम फॉर्म्स ऑफ मुद्रा यानी मुद्रा के प्रकार के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आदेश मुद्रा एवं न्यास मुद्रा। देखो आदेश मुद्रा क्या है? आदेश मुद्रा वह मुद्रा है जो सरकार के आदेशानुसार चलाई जाती है, यानी जिसको गवर्नमेंट ने खुद एज अ लीगल टेंडर अप्रूव किया हुआ है, जिसको गवर्नमेंट ने खुद ऑथराइज किया हुआ है कि उस करेंसी में हम लोग लेन देन करें। इसमें हम कागजी नोट और सिक्के शामिल करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यास मुद्रा। देखो न्यास मुद्रा क्या है? न्यास मुद्रा वह मुद्रा है जो 2 पक्षों के विश्वास पर आधारित होती है, जिसको हम स्वीकार करने के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल चेक। क्या यदि हम किसी को चेक से भुगतान करें तो क्या हम ज़बरदस्ती उसको भुगतान कर सकते हैं? नहीं। अगर वो एग्री है, अगर वो लेने के लिए तैयार है तब तो आप भुगतान कर पाओगे, अदरवाइज़ नहीं। तो ध्यान रखिएगा कि चेक जो है एक न्यास मुद्रा है जिससे हम विश्वास होने पर ही भुगतान कर सकते हैं, किसी को हम प्रेशराइज नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पूर्णकाय मुद्रा एवं साख मुद्रा। लेकिन उससे पहले हमें जानना चाहिए मुद्रा का वस्तु मूल्य एवं मुद्रा का मौद्रिक मूल्य। देखो मुद्रा का वस्तु मूल्य क्या है? मुद्रा का वस्तु मूल्य का मतलब ये होता है कि जिस धातु से मिलकर के मुद्रा बनी होती है या जिस कागज से वो मुद्रा बनी है उसके मूल्य को हम क्या बोलते हैं, मुद्रा का वस्तु मूल्य। जबकि मुद्रा का मौद्रिक मूल्य से क्या अभिप्राय है? मुद्रा का मौद्रिक मूल्य का मतलब किसी मुद्रा के ऊपर अंकित जो मूल्य है या किसी मेटल के ऊपर जो भी प्रिंटेड प्राइस है, रेट है, वो उसका क्या कहलाता है, मौद्रिक मूल्य। जैसे आपके पास एक कॉइन है, उस कॉइन पे 10 लिखा हुआ है, 10 रुपये लिखा हुआ है, तो उसका मौद्रिक मूल्य क्या होगा, 10 रुपये होगा। अगर आपके पास एक नोट है उस पर 100 प्रिंटेड है, यानी उसकी वैल्यू क्या है, 100, तो वो आपकी मौद्रिक वैल्यू कहलाती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं पूर्णकाय मुद्रा एवं साख मुद्रा। देखिए पूर्णकाय मुद्रा क्या होती है? यदि मुद्रा का मौद्रिक मूल्य और वस्तु मूल्य दोनों एक समान हो तो वह पूर्णकाय मुद्रा कहलाती है। जैसे कि
अगर मान लो कि हमारे पास एक 10 रुपीज़ का कॉइन है और अगर हम उसे बिल्कुल प्लेन चपटा कर दें और हम किसी धातु व्यापारी को बेचें, तो उस धातु व्यापारी ने भी उस सिक्के की कीमत 10 रुपये ही लगाई और उसने हमें 10 रुपये दिए। ध्यान रखिएगा, उस पर अंकित मूल्य क्या था 10 और उसकी वैल्यू कितनी लगाई गई 10। तो इसका मतलब ये हुआ मौद्रिक मूल्य और धातु मूल्य यानी वस्तु मूल्य दोनों एक समान है, तो ये कहलाता है पूर्णकाय मुद्रा। साख मुद्रा किसे कहते हैं? साख मुद्रा से अभिप्राय यदि मुद्रा का मौद्रिक मूल्य यानी जो उस पर प्रिंटेड वैल्यू है वो अधिक है जबकि वस्तु मूल्य कम है, तो उसे क्या कहेंगे आप? साख मुद्रा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपके पास 2000 का नोट है, उस कागज़ के टुकड़े पे लिखा हुआ है 2000, तो क्या उस कागज़ की कीमत जिससे वो करेंसी बनी है क्या उसकी कीमत 2000 है? ऑफकोर्स नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये साख मुद्रा कहलाती है, क्योंकि मौद्रिक मूल्य ज़्यादा है, वस्तु मूल्य कम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुद्रा की पूर्ति। देखो, मुद्रा की पूर्ति का मतलब क्या होता है? एक निश्चित समय में लोगों के पास यानी पब्लिक के पास जो भी उपलब्ध करेंसी है, जो भी मुद्रा का स्टॉक उनके पास उपलब्ध है, उसी के स्टॉक को ही हम क्या कहते हैं? मुद्रा की पूर्ति। आपको जानना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुद्रा की पूर्ति किसके द्वारा की जाती है। जैसा कि आप जानते हो, मुद्रा को सर्कुलेट करना, मुद्रा की पूर्ति करना निम्न 3 ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा की जाती है। जैसे देश की सरकार, नंबर 2 आपका केंद्रीय बैंक जिसको हम सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई के नाम से जानते हैं, नंबर 3 व्यापारिक बैंक। ये 3 ऐसी संस्थाएं हैं जो मनी को क्या करती हैं? सर्कुलेट करती हैं, मुद्रा की पूर्ति करती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुद्रा की माप। ध्यान रखिएगा, मुद्रा की माप के लिए आपको क्या क्या चीज़ें जानना चाहिए। सबसे पहले सर्वप्रथम मुद्रा की माप करने के लिए हमें 4 स्टेप्स हैं जिसके थ्रू एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की माप की जाती है, यानी मुद्रा का स्तर क्या है, मुद्रा कितनी उसकी आपूर्ति है, कितनी हमें और करनी चाहिए, इसका आकलन हम कर पाते हैं। तो इसमें M1, M2, M3 और M4 4 कैटेगरीज हैं, 4 स्टेजेस हैं जिसके बेसिस पे आप मुद्रा की माप करते हैं। लेकिन आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग M1 के बारे में ही पढ़ना है। अगर हम M1 की बात करें तो M1 में C प्लस DD प्लस OD। यहाँ पे C का मतलब है करेंसी विद पब्लिक, यानी जनता के पास करेंसी, लोगों के पास कितना उपलब्ध करेंसी है वो C में शामिल किया जाता है। DD का मतलब है डिमांड डिपॉजिट, यानी व्यापारिक बैंकों के पास मांग जमाएं, लोगों का पैसा, लोगों का धन व्यापारिक बैंकों में जो पड़ा हुआ है उसका स्टॉक DD कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं OD यानी अदर डिपॉजिट विथ RBI, यानी RBI के पास अर्थात केंद्रीय बैंक के पास अन्य जमाएं, लोगों की जो जमाएं हैं जो RBI के पास पड़ी हुई हैं, इन तीनों का योग आपका M1 कहलाता है। और ध्यान रखिएगा, ये मुद्रा की पूर्ति की माप के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली एक स्टेप है, स्टेज है, जिसके बारे में हम जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुद्रा के कार्य। देखो, आपने मुद्रा के बारे में जाना, मुख्य रूप से आपको ये जानना चाहिए कि मुद्रा का कार्य क्या है, मुद्रा किन कार्यों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो मुद्रा के कार्य को हम 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 प्राथमिक कार्य। अगर हम प्राथमिक कार्य की बात करें तो प्राथमिक कार्य में सबसे पहले विनिमय का माध्यम। ध्यान रखिएगा, लोगों के द्वारा डेली बेसिस पे मुद्रा को प्रयोग किया जाता है अपने क्रय विक्रय के लिए, वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना है, बेचना है, तो ध्यान रखिएगा डेली बेसिस पे आपको मुद्रा ही प्रयोग में लानी होती है। अगर आप कुछ क्रय करना चाहते हैं तो आप मुद्रा का भुगतान करेंगे, अगर आप किसी वस्तु का विक्रय करते हैं तो आप मुद्रा प्राप्त करते हैं, यानी मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग की जाती है। नंबर 2 है मूल्य का मापक। ध्यान रखिएगा, यदि हमारे द्वारा किसी वस्तु को क्रय किया जाता है या हम विक्रय करते हैं तो सर्वप्रथम उस वस्तु का मूल्य मुद्रा के रूप में आंका जाता है, यानी मुद्रा के रूप में कैलकुलेट किया जाता है। तो आप कह सकते हो कि मुद्रा का एक अन्य कार्य मूल्य के मापक के रूप में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द्वितीयक कार्य। अगर मैं द्वितीयक कार्य की बात करूं तो द्वितीयक कार्य में कुछ कार्य हैं जो हमें जानना चाहिए, जैसे स्थगित भुगतान में सहायक। ध्यान रखिएगा, मुद्रा स्थगित भुगतान में सहायक है क्योंकि आप जानते हैं मुद्रा सबसे ज़्यादा तरल संपत्ति है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से उसको स्थानांतरित किया जा सकता है, हस्तांतरित किया जा सकता है, और आप इसको टुकड़ों में भी पेमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए मुद्रा का एक अन्य द्वितीय कार्य क्या है? स्थगित भुगतान में सहायक, यानी आप यदि किसी से 1000 रुपीज़ बोरो करते हैं तो आप आसानी से उसे टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट है मूल्य का संचय। जो नेक्स्ट इसका सेकेंडरी फंक्शन है यानी द्वितीय कार्य मूल्य का संचय। जैसा कि आप जानते हैं भविष्य अनिश्चित है, फ्यूचर अनसर्टेन है, अगले ही पल क्या हो हमें इसका आभास भी नहीं होता है। इसलिए लोग अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, सेफ रखने के लिए कुछ ना कुछ धन का संचय जरूर करते हैं, चाहे वो अपने बैंक खातों में हो या अपने घरों में हो। तो आप कह सकते हैं कि मूल्य का संचय अर्थात मुद्रा का एक अन्य कार्य क्या है? उसका संचय करना, उसको इकट्ठा करना, ताकि हम अपने
फ्यूचर को सेफ और सिक्योर रख सके। ठीक है, तो यहाँ पे जाके ये आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है। ऑलमोस्ट हमने सभी बेसिक टॉपिक कवर किए हैं इसमें। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप डेफिनेटली इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि इस तरह के जो भी वैल्यूएबल कंटेंट है जो हम आपको देना चाहते हैं वो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।